हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून बच्चे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे। Okay बच्चे, in the last class we have discussed the final account of companies. Okay, तो basic concept we have done in the last class. कुछ numerical भी हमने किए थे. Now we will start from the next numerical number 8. This is numerical number 10. This we have done in the last class. 11th numerical. बच्चे लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था। ओके मैंने कहा था कि सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसका। ओके एक जल्दी से स्टडी करते हैं इसको एक बार। द अंडर मेंशन balances appear in the books of Parinita Flour Mills Company as on 31st March 2017. Unclaimed dividend, बच्चे अनक्लेम्ड है, इट विल कम एज ए लायबिलिटी, ये आपका लायबिलिटी में ही आएगा। Creditors, building, purchases, sales, manufacturing expenses, establishment, general charges, machinery, motor vehicles, furniture, stock, book debt, investment, depreciation reserve, cash balance, director's fees, interim dividend, interest 6%, profit and loss statement and staff provident fund, ये आइटम आपको गिवन थे। नीचे लिखा था फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा प्रिपेयर कंपनी बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो नाउ द स्टॉक, द क्लोजिंग स्टॉक इज आपको गिवन है 14,86,800। प्रोवाइड 1 लाख फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ ब्लॉक ऑफ असेट्स। तो बच्चे जो ब्लॉक ऑफ असेट्स, ऑल टेंजिबल असेट्स, दैट इज द ब्लॉक ऑफ असेट्स, द टोटल डेप्रिसिएशन विल बी प्रोवाइडेड रुपीज 1 लाख and 15,000 for the company's contribution to staff provident fund। बच्चे 15,000 आपका स्टाफ प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफर हो जाएगा एंड जो आपका यहाँ पर है 3,75,000 यहाँ पर प्लस हो जाएगा। सो इट इज ए पार्ट ऑफ एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट अक्रूड और इन्वेस्टमेंट अमाउंटेड टू रुपीज 27,800। तो बच्चे आपका जो इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट पर, ये आपका 27,500 ये आपका एक्रूड है, आउटस्टैंडिंग है। और हमारा जो ऊपर गिवन है 85,440, बच्चे ये आपका पेड है इंटरेस्ट। A claim of rupees 25,000 for the workman compensation is disputed by the company। ये अभी तक डिस्प्यूटेड में है, कोई फैसला नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। Establishment expenses include rupees 60,000 paid to managers who is entitled to remuneration of 1 lakh। बच्चे जो एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस आपके ऊपर गिवन है उसमें 60,000 हमने मैनेजर को पे किए हैं, ठीक है, तो उसको वहां से माइनस करना है एंड इट विल बी एडेड टू द रेम्यूनरेशन, जो हमें टोटल 1 लाख प्रोवाइड करना है। वी हैव टू प्रोवाइड टोटल 1 लाख। द प्रोविजन फॉर टैक्स अगेन इट इज गिवन 35% एंड सीडीटी इज गिवन टू यू 20.36%। तो बच्चे ये आपका पूरा के पूरा न्यूमेरिकल था। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस एंड द बैलेंस शीट। So first of all, we will start from the statement of profit and loss. I told you in the last class that the statement of profit and loss is divided into two parts. The first part is the income part, revenue part, and the second is the expenses part. So in revenue part, there are basically there are two items, two main headings: revenue from operation and other income. Revenue from operation, that is sales. You can say the main revenue from the operation, जो आपका revenue from the main operations। तो यहाँ पर जो main operation है वो sales है, तो जो आपको सेल से मिलेगा इट विल कम फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड ऑल अदर इनकम विल कम अंडर द हेड अदर इनकम। सो बच्चे इन दिस केस अगर हम देखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अगर हम ऊपर जाएं बच्चे ट्रायल बैलेंस में जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है यहाँ पर, ठीक है, तो वी कैन से द सेल ऑफ गुड्स, हमें देखना है यहाँ पर सेल ऑफ गुड्स कितना है। सोचे नाउ सी सेल्स, the sales is given to you 98,000, 3900, 470, that is given to you।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई सेल्स रिटर्न आपको गिवन नहीं है बच्चे, नो सेल्स रिटर्न इज गिवन टू यू, so it will come in the final column, revenue from operation. That is the first part. Second part, we have to see the other incomes. Now if we see one by one items, so अगर हम देखते हैं क्रेडिट, जो आगे हम क्रेडिट के हैं, तो यहाँ पर एक आइटम आपका आता है, दैट इज इंटरेस्ट. ओनली वन आइटम इज देयर, इंटरेस्ट 6% के आपको गिवन है क्रेडिट में, 85,440. ओके, तो ये आपका अदर इनकम में आएगा. एंड इफ यू गो टू द एडजस्टमेंट, यहाँ पर लिखा है इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 27,500, ये आपकी आउटस्टैंडिंग इनकम है. द इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दैट इज आउटस्टैंडिंग 27,500, अगेन इट विल बी एडेड टू द अदर इनकम. सो ओनली थ्री आइटम्स आर देयर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सर एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस का क्या एडजस्टमेंट होता है, क्या होता है वो? बच्चे एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस आपके सिंपली अदर एक्सपेंसेस में आते हैं, जो मैंने आपसे कहा था, जो आपकी 5 कैटेगरीज है, जो उसमें लाई नहीं करते, वो सारे एक्सपेंसेस आपके अदर इनकम में आएंगे. ओके सर. 98,39470 ये आपका एज इट इज आ गया. एंड अदर इनकम जो आपकी थी, इंटरेस्ट गिवन द ट्रायल बैलेंस एंड आउटस्टैंडिंग, दोनों को प्लस कर दिया, इट विल कम 1,12,940. अपार्ट फ्रॉम दिस थ्री पॉइंट्स, इनकम में और कुछ नहीं था, सो हमने इसको टोटल किया एंड टोटल केम 99,52,410. नाउ वी हैव टू गो टू द एक्सपेंसेस पार्ट. बच्चे जब यहाँ पर एक्सपेंसेस में आएंगे तो एज वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास, there are 5 main topic, total 6 points are there. First is purchase of stock. So you have to see the purchases. तो बच्चे अगर हम परचेजेस यहाँ पर देखते हैं, परचेजेस इज गिवन टू यू 50,09,030 एंड नो परचेज रिटर्न. परचेज रिटर्न यहाँ पर नहीं है, सो इट विल कम द परचेज ऑफ स्टॉक, ये आपका डायरेक्टली परचेजेस में आ जाएगा. So if you see, so this will come in the purchases. The second point is change of inventory, that is opening stock, opening inventory minus में closing inventory. So both are given to you, दोनों आपको given है यहाँ पर. So if we see here, now you can see opening inventory. ये रहा, अच्छा स्टॉक के नाम से गिवन है ये, दिस वन. द स्टॉक इज ओपनिंग इन्वेंट्री आपको गिवन है 17,20,580 and closing stock is given to you 14,86,800. बच्चे दोनों को डिफरेंस कर दिया, ओपनिंग माइनस में क्लोजिंग, एंड दैट विल कम 2,33,780. 2,33,780. सो दोनों को माइनस किया एंड इट विल कम 2,33,780. द नेक्स्ट पॉइंट विल गो टू एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस. अब बच्चे हमें देखना है कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में यहाँ पर क्या क्या गिवन है आपको. बच्चे जब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस की हम बात करते हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि सिंपली आपकी सैलरी, वेजेस या एनी काइंड ऑफ जो भी आपके अपने जो अपने एम्प्लॉयज के लिए किया है, विच इज ए पार्ट ऑफ देयर इनकम, ओके, वो सारे आइटम यहाँ पर आएंगे. सो अगर हम देखते हैं यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे, एक तो स्टार यहाँ आपका है, एक मिनट बच्चे. बच्चे इन्होंने स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस को सैलरी माना हुआ है. बच्चे इन दिस टॉपिक, इन दिस न्यूमेरिकल, ये जो आपका स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस है, स्टैब्लिशमेंट गिवन है, इन्होंने सैलरी का नाम चेंज करके स्टैब्लिशमेंट किया हुआ है. ओके, तो सिंपली यू कैन से इन दिस न्यूमेरिकल स्टैब्लिशमेंट एंड सैलरी बोथ आर सिनोनिम्स. तो एज ए पार्ट इट इज ए सैलरी, स्टैब्लिशमेंट. सॉरी बच्चे, मैंने आप जो कहा था, ठीक है.
अगर कोई और एक्सपेंसेस होता है तो अदर में आता है। स्टैब्लिशमेंट को इन्होंने अगर सर यहाँ एग्जाम में अगर देगा तो फिर क्या लिखेंगे इसमें? पर बच्चे यहाँ पर आपको सैलरी अगर गिवन होता तो जनरली ये आपका अदर एक्सपेंसेस में आएगा। ओके, जनरली आपका ये जो आइटम है ये आपका अदर एक्सपेंसेस में आता है, बट यहाँ पर सैलरी आपको गिवन नहीं है, तो इन्होंने इसको स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस को ही सैलरी मान लिया है। एग्जाम में भी ऐसे ही करेंगे? एग्जामिनेशन में आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन एक नोट आप लिख सकते हो, ठीक है। और अच्छा। अगर आप इसको अदर इनकम में, अदर एक्सपेंसेस में वो करते हो, कंसीडर करते हो, तो अगेन यू हैव टू गिव ए नोट। आप एक नोट लिख देना दैट वी हैव कंसीडर्ड एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस एज नॉट ए पार्ट ऑफ सैलरी, ये सैलरी का पार्ट नहीं है, तो आप ओके एज ए सर। नोट लिख सकते हो। ओके सर। ओके, तो बच्चे इस्टेब्लिशमेंट है आपका, ठीक है। सेकंड आपका, ठीक है, इसमें तो और कुछ नहीं है, क्योंकि जो डायरेक्टर फीस है बच्चे, डायरेक्टर्स आर नॉट एम्प्लॉयज, डायरेक्टर आपके एम्प्लॉय नहीं होते, तो ये वर्क में, सॉरी, एम्प्लॉयज बेनिफिट में नहीं आएगा। सो इसमें और कुछ नहीं है। एडजस्टमेंट में अगर हम आते हैं, तो एडजस्टमेंट में एक पॉइंट गिवन है बच्चे, दैट establishment expenses include 60,000 paid to manager who is entitled to remuneration of 1 lakh। तो मैनेजर इज एन एम्प्लॉय, जो मैनेजर है वो आपका एम्प्लॉय है, तो 1 लाख हमें मैनेजर को पे करना है। 1 lakh is to be paid to the manager and manager is an employee। सो ये एक दिस 1 लाख प्लस एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस में बच्चे जो अमाउंट आपको गिवन था माइनस में 60,000, क्योंकि दिस 60,000 विल बी इंक्लूडेड इन द मैनेजर्स रेम्यूनरेशन, ये मैनेजर की सैलरी में ऐड होगा, ना कि एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस में, तो वहां से माइनस करके इट विल बी एडेड टू द मैनेजर्स रेम्यूनरेशन। और मैंने आपसे कहा था कि स्टाफ प्रोविडेंट फंड 15,000 इन्होंने कहा है स्टाफ प्रोविडेंट फंड में डिपॉजिट किया है। अगेन दिस इज ए पार्ट ऑफ सैलरी, द स्टाफ प्रोविडेंट फंड इज ए पार्ट ऑफ सैलरी। ओके, सो 15,000 ये भी आपका एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस में ही जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ नोट्स टू अकाउंट में, अगर हम देखते हैं बच्चे, ये रहा स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, ये आपको गिवन था, सो इट वाज गिवन टू यू 2,68,140, 60 हमने माइनस कर दिया, नाउ इट केम 2,08,140, दैट इज द एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। स्टाफ प्रोविडेंट फंड इज 15,000, जो अभी हमने क्रिएट किया है, ट्रांसफर किया है, एंड मैनेजर्स रेम्यूनरेशन 60 वी हैव पेड, जो इंक्लूडेड था एस्टेब्लिशमेंट में, प्लस 40 स्टिल आउटस्टैंडिंग, सो ये 40 भी आ गया, तो ये आपका 1 लाख हो गया, एंड टोटल आपका 3,23,140, इट विल कम इन द फाइनल कॉलम। ये आपका फाइनल कॉलम में आएगा। ओके, सो यू कैन सी हियर 3,23,140 will come in the final column। The fourth heading, the depreciation and amortization expenses। बच्चे डेप्रिसिएशन यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा हुआ है, इंटेंजिबल एसेट्स आपकी नहीं है, सो डेप्रिसिएशन इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर, दैट प्रोवाइड 1 लाख फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ ब्लॉक ऑफ असेट्स। जितनी भी आपके एसेट्स हैं, जो ब्लॉक ऑफ असेट्स हैं आपके पास, उसके ऊपर यू हैव टू प्रोवाइड ₹1 लाख फॉर डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन विल कम 1 लाख ओनली, तो ये आपका डेप्रिसिएशन आपका 1 लाख आ जाएगा। ये रहा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, ये आपका 1 लाख आ गया, 1 लाख। फिफ्थ आपकी कैटेगरी होती है फाइनेंस कॉस्ट। बच्चा इन दिस न्यूमेरिकल अगेन कोई लोन नहीं है आपका, कोई डिबेंचर्स नहीं है, सो फाइनेंस कॉस्ट विल बी 0। नेक्स्ट आपका है अदर एक्सपेंसेस। जो एक्सपेंसेस अभी तक हमने कंसीडर नहीं किए हैं बच्चे, वो सारे एक्सपेंसेस आपके अदर एक्सपेंसेस में आते हैं। All those expenses which are not considered earlier in the 5 categories, those expenses will come under the head other expenses। So अब देख लेते हैं क्या क्या बच गया हमारा। अगर हम स्टार्टिंग से करते हैं बच्चे, तो ये आपका आ गया मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल 35,90,000,
इस्टेब्लिशमेंट तो हमने वर्कमैन में उसमें ले लिया, एम्प्लॉयज वाले में, सो ये नहीं आएगा अब। जनरल चार्जेस 3,10,780। इसके अलावा डायरेक्टर्स फीस, डायरेक्टर्स फीस 18,000। नो अदर आइटम इज गिवन टू यू। बच्चे इसके अलावा कोई आइटम नहीं है जो रह गया हो एक्सपेंसेस में। सो तीनों को सम कर देना है एंड द सम विल कम 39,18,780। इट विल कम इन द फाइनल कॉलम। 39,18,780 ये आपके अदर एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। तो बच्चे एक्सपेंसेस को प्लस कर देना है, दैट विल कम 94,84,730। So now we have total revenue and total expenses. Find out the difference, and the difference will come the profit before tax, and the difference is 3,67,680. Now we have to provide for tax 35%. So 35% is 1,28,688. So 35% निकाल देना बच्चे, and the balance will come the profit after tax. सर एक और डाउट है। हाँ पूछो। सर यहाँ इंटरेस्ट के बगल में 6% दिया हुआ है, यस। तो उसे इम्प्लाइड एडजस्टमेंट नहीं मानेंगे कि टोटल इन्वेस्टमेंट पे 6% अक्रू करेंगे और उतना पेड दिखाएंगे और बाकी ड्यूज दिखाएंगे? बच्चे यहाँ पर क्या है, देखो ये इम्प्लाइड तो यही होता है कि जो इन्वेस्टमेंट आपकी है, देखो इन्वेस्टमेंट आपको गिवन है, इन्वेस्टमेंट आपको गिवन है यहाँ पर 28,89,500। सो इन्वेस्टमेंट इज गिवन टू यू, ओके। एंड आई थिंक इफ यू कैलकुलेट 6%, एक बार करोगे कैलकुलेट, मेरे करते हैं एक बार, जस्ट वेट। 28,89,500, 28,89,500 इंटू 6%। बच्चे अब ने 6% प्लस किया तो ये आया 1,73,370। हाँ। ओके, आउट ऑफ 1,73,370 हमने 85,440 वी हैव पेड, हमने पे किया है, और बाकी जो है ये आपका आउटस्टैंडिंग था। ओके, अभी भी कम बचता है। तो बच्चे यहाँ हो सकता है यहाँ पर टाइम फैक्टर हो, मे बी देयर सम टाइम फैक्टर इज देयर, हो सकता है। हाँ, हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने आउटस्टैंडिंग टोटल दिया हुआ है, इंटरेस्ट एक्रूड आपको दिया हुआ है कि तो हो अगर सकता है यहाँ पर आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट टोटल नहीं की दिया रहता तो हम 87 आउटस्टैंडिंग मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, अगर टोटल नहीं दिया होता तो जो आपका डिफरेंस होता है हम उसको आउटस्टैंडिंग मानते हैं यहाँ पर। ओके। ओके, यहाँ पर दिया था एक्चुअली, क्या है कि मुझे भी लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो न्यूमेरिकल है, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर या तो क्लियरली गिवन नहीं है या मिसिंग है, जो कि होनी चाहिए थी। बच्चे नाउ द नेक्स्ट आपका कंसेप्ट है बैलेंस शीट का। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट। सो अगेन बैलेंस शीट की जो भी अगेन आपकी फिक्स आपका फॉर्मेट है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, यहाँ पे देखते हैं एक एक। बच्चे यहाँ पर क्या है ना, आपको पहले हेडिंग देखनी है और उसके बाद आपको देखना है कि उस हेडिंग के जो जो आइटम है वो आपके न्यूमेरिकल में कहाँ कहाँ है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल आपको स्टार्टिंग में ही गिवन है 60 लाख। ओनली इक्विटी शेयर कैपिटल इज गिवन टू यू, प्रेफरेंस शेयर वगैरह कुछ नहीं है। तो 60 लाख आपका फाइनल आपका शेयर होल्डर फंड में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है रिजर्व एंड सरप्लस। नाउ वी हैव टू सी ऑल द आइटम्स रिगार्डिंग रिजर्व एंड सरप्लस, कि जो इस हेडिंग के अंदर जो जो आइटम आते हैं उन सभी आइटम्स को हमें न्यूमेरिकल्स में देखना है कि क्या क्या हमें गिवन है यहाँ पर। सो इफ यू गो, अगर हम देखते हैं न्यूमेरिकल में, तो बच्चे रिजर्व एंड रिगार्डिंग रिजर्व एंड सरप्लस वी हैव जनरल रिजर्व फर्स्ट ऑफ ऑल, देन इफ यू मूव अहेड, then we have the profit and loss surplus। बच्चे इसके अलावा हमें कोई भी आइटम गिवन नहीं है जो आपका रिजर्व एंड सरप्लस में आए। अब रिजर्व एंड सरप्लस में आता क्या क्या है बच्चे, एनी काइंड ऑफ रिजर्व, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, यू कैन से सरप्लस, सिक्योरिटी प्रीमियम, या यू कैन से एनी CRR, जो भी आपके रिजर्व हैं, जो भी आपके
प्रॉफिट्स हैं, वो सब आपके रिजर्व एंड सरप्लस में आते हैं। तो आपको वो आइटम देखने की कौन कौन सा आइटम आपको गिवन है, वही आइटम आपको पिक करने हैं। आफ्टर पिकिंग ऑल दी आइटम्स, वो तो आपका फाइनल आपको टोटल करना ही है। आफ्टर पिकिंग ऑल दी आइटम्स यू हैव टू सी द एडजस्टमेंट्स, कि वहां पर कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। इफ देयर आर एनी एडजस्टमेंट यू हैव टू मेक द एडजस्टमेंट। ओके, सो बच्चे यहाँ पर आपको गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द लास्ट ईयर। ये आपका लास्ट ईयर का प्रॉफिट गिवन है 1,68,480। ओके, सो चलते हैं एक बार नोट्स टू अकाउंट में। नाउ सी बच्चे, जनरली जो आपको गिवन था 25 लाख, ये आपको गिवन था एज इट इज, हमने इसको एज इट इज पिक कर लिया। सरप्लस आपको गिवन था 1,68,480 फ्रॉम द लास्ट ईयर and 2,38,992 it came from the current year profit and loss account। जो अभी हमने बनाया है वहां से हमारा 2,38,992 आपका प्रॉफिट आया है। हमने दोनों को सम किया, 4,07,472 टोटल प्रॉफिट अवेलेबल। नाउ वी हैव टू सी कि हमने कितना अप्रोप्रिएट किया है, कितना प्रोपोर्शन हमने ट्रांसफर किया है फ्रॉम द प्रॉफिट। सो if we see the full numerical, only interim dividend is there। यहाँ पर सिर्फ interim dividend आपको given है, no proposed dividend, ना तो कोई proposed dividend है आपको given यहाँ पर, ना ही आपको कोई ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है, और ना ही ट्रांसफर टू एनी अदर रिजर्व, कुछ भी गिवन नहीं है। ओनली इंटरिम डिविडेंड इज गिवन टू यू। और मैंने आपसे कल भी कहा था कि जब डिविडेंड आपका मिड ऑफ द ईयर पे होगा, बिफोर द क्लोजिंग 31 मार्च से पहले अगर डिक्लेयर होता है, तो दैट मीन्स इट बिकम्स पेबल, इट विल रिप्रेजेंट इन द बैलेंस शीट। तो ये जो डिविडेंड है बच्चे, ये डिक्लेयर भी पहले हो गया है और पे भी पहले हो गया है। इंटरिम डिविडेंड 1,50,000 जो मिड ऑफ द ईयर होता है। तो बच्चे ये आपका 1,50,000 माइनस होगा, एंड सीडीटी, सीडीटी तो आपको पे करना ही है। द सीडीटी कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स विल बी पेड ऑन द डिविडेंड अमाउंट। सो 1,50,000 आपने डिविडेंड पे किया था, so 20.36% of 1,50,000 that CDT will be paid to the government। ये आपको गवर्नमेंट को पे करना है 3540, तो दोनों को माइनस कर दिया, एंड द रिमेनिंग प्रॉफिट आपके पास जो है 2,26,932। वी हैव जनरल रिजर्व 25 लाख, दोनों को प्लस कर दिया 27,26,932। so this is the reserve and surplus। so if we go to the again balance sheet, reserve and surplus 27,26,932 ये आपका आ गया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आप हमेशा याद रखना, कुछ आइटम है जो कंपल्सरीली आते ही हैं। ओके, और एक बार पूरा न्यूमेरिकल करने के बाद आपको चेक भी करना होगा कि कोई आइटम मिसिंग तो नहीं है। ओके, क्योंकि यहाँ पर तो हमें गिवन है, तो हमें पता है कि कौन कौन सी हेडिंग्स है जिनके अंदर आइटम आने हैं। ओके, अच्छा उसके बाद हम देखते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज के, कि क्या नॉन करंट लाइबिलिटीज का कोई आइटम तो नहीं है हमारे पास। तो अगर हम न्यूमेरिकल को देखते हैं, तो बच्चे नॉन करंट लाइबिलिटीज में एक तो आपके लॉन्ग टर्म लोन आते हैं, डिबेंचर्स आते हैं, या फिर कोई लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आते हैं, अगर कोई लॉन्ग टर्म प्रोविजन है आपके पास तो। और इफ यू सी द फुल न्यूमेरिकल, बच्चे लॉन्ग टर्म प्रोविजन सिर्फ आपका एक ही यहां पर गिवन है, स्टाफ प्रोविडेंट फंड। इसके अलावा कोई भी लॉन्ग टर्म आइटम आपको नहीं गिवन है, ना तो यहाँ पर डिबेंचर्स है, ना ही यहाँ लोन है, ना ही एनी काइंड ऑफ अदर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। सो द स्टाफ प्रोविडेंट फंड, बच्चे ये आपका लॉन्ग टर्म होता है, जब तक एम्प्लॉयज वर्किंग रहेंगे या टिल द रिटायरमेंट, ये आपको मैनेज करना पड़ता है। ओके, सो 3,75,000 प्लस 15,000 जो दिस ईयर वी हैव कंट्रीब्यूटेड, 3,90,000 will come the long term provisions। other long term provisions 3,90,000। now the next item आपका है करंट लाइबिलिटी।
तो बच्चे करंट लायबिलिटी में आपकी जो मेन हेडिंग्स है, अगेन वही पहला आपका आता है ट्रेड पेबल, देन अदर करंट लायबिलिटीज में आपका आता है एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। बेसिकली यहाँ पे जो मेन हेडिंग है बच्चे, वो आपकी बेसिकली ये तीन चीजें होती हैं। ट्रेड पेबल होता है, उसके बाद आपकी जो बाकी सब बच जाता है वो सब अदर में आता है, एंड एक शॉर्ट टर्म प्रोविजन आता है। ये तीन तो आपकी मेन होती ही है यहाँ पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेड पेबल, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, ये तो आपको पता ही होगा, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। तो क्रेडिटर कहाँ है यहाँ पर, वी हैव क्रेडिटर्स 3,68,580। बिल्स पेबल आर नॉट गिवन टू यू, तो बच्चे यही आपका ट्रेड पेबल में आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चा आपका है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। द शॉर्ट टर्म प्रोविजंस बच्चे, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आपका एक तो इनकम टैक्स आता है, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डिविडेंड एंड सीडीटी। ये तीन आइटम जब भी आपके बुक में होंगे यू हैव टू राइट। तो यहां पर हमारे पास गिवन है प्रोविजन फॉर टैक्स 35% जो हमने क्रिएट किया था बच्चे, द अमाउंट वाज 1,28,688। सेकंड, द प्रपोज डिविडेंड, बच्चे वी डोंट हैव एनी प्रपोज डिविडेंड, हमारे पास कोई प्रपोज डिविडेंड नहीं है। जो डिविडेंड था इंटरिम दैट वी हैव पेड, तो प्रपोज नहीं है यहाँ पर। हाँ, एक सीडीटी हमारे पास है, द कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स 30,540, तो इन दोनों को प्लस कर देना है एंड दिस विल कम इन द प्रोविजन फॉर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस 1,28,688 इनकम टैक्स and 30,540 that is the CDT. अदर करंट लायबिलिटी, अब अदर में बच्चे क्या आता है कि जो भी लायबिलिटी आपकी कहीं नहीं आई अभी तक, वो सभी लायबिलिटी आपकी यहाँ पर आएंगी। तो देखो क्या क्या बचा है आपका। अगर हम न्यूमेरिकल को देखते हैं बच्चे, यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल को बार बार देखना पड़ेगा क्योंकि आइटम आपको देखने हैं कि कौन से आइटम आपके रह गए हैं। तो एक आपका है बच्चे अनक्लेम डिविडेंड 65,260, ये आपका अनक्लेम्ड है, सो दिस विल कम इन दी अदर करंट लायबिलिटी, क्योंकि ये किसी भी हेडिंग और सब हेडिंग में फिट नहीं होता। तो ये किसी भी हेडिंग और सब हेडिंग में फिट नहीं होता, सो इट विल गो टू द अदर करंट लायबिलिटी। इसके अलावा बच्चे यहाँ पर इफ यू सी द होल आइटम, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बट नीचे आपको गिवन है आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ मैनेजर 40,000। 60,000 हमने तो पे कर दिया था, 40 इज रिमेनिंग। सो 40 प्लस 65,260, ये आपका 1,05,260, ये आपकी अदर करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। तो सिंपली आपको देखना है कि जो भी आपके क्रेडिट के आइटम है, जनरली बच्चे यहाँ पर क्या है, जो आइटम थे वो आपके मिक्स थे, उसको डेबिट और क्रेडिट में डिफाइन नहीं किया गया था। बट जनरली क्या होता है, जो एग्जाम, जो न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं, उसमें एक ट्रायल बैलेंस आपको मिलता है, जिसमें डेबिट आइटम आपको अलग से गिवन होते हैं और क्रेडिट के आइटम आपको अलग से गिवन होते हैं। तो वहां पर आइडेंटिफाई करना और बार बार लुकअप करना बहुत आसान होता है। ओके, इस न्यूमेरिकल में सब कुछ मिक्सअप है, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन कौन सी आपके क्रेडिट के आइटम है और कौन से आपके डेबिट के आइटम है। नाउ द एसेट्स, बच्चे एसेट्स आपको गिवन है यहाँ पर टेंजिबल एसेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड एसेट्स में तीन चीजें आती है नॉन करंट में, टेंजिबल, intangible assets and non-current investment. So tangible assets first of all, so which is sum of all the assets minus में depreciation, because यहाँ पर block of assets का concept है। The block of assets, that means the cost price of all the assets minus total depreciation till now. So मैं सीधा notes to account में ही चलता हूँ। यहाँ सी, ये आपको गिवन थे बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एंड मोटर व्हीकल। The cost prices are given to you
total came 32 lakhs. 32 lakhs. Now the depreciation reserve, that is provision for depreciation, जो पुराना आपके पास है 7,10,000 and 1 lakh the new depreciation. तो 8,10,000 हम माइनस करेंगे, the balance will be represented in the balance sheet. तो जब भी आपको provision for depreciation given होगा, in that case that provision plus the depreciation for the current year, ये दोनों आपके माइनस होते हैं एसेट से. तो 23,90,000 आपका सिंपली आपका असेट्स उसमें आएगा, टेंजिबल असेट्स में आएगा. नाउ इन्वेस्टमेंट. इंटेंजिबल असेट्स बच्चे आपको गिवन नहीं है, यहाँ पर आपको चेक जरूर करना है एक बार. इंटेंजिबल असेट्स यू हैव टू चेक. इंटेंजिबल असेट्स नहीं थी हमारे पास, सो हमने नहीं लिखी. देन नॉन करंट असेट्स, ये तो आपको गिवन ही था 28,89,500. हमने इसको एज इट इज पुट कर दिया यहाँ पर. तो नॉन करंट में आपके तीन बेसिकली आइटम आते हैं, टेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. नाउ द करंट असेट्स. बच्चे करंट असेट्स में आपका बेसिकली 5 आइटम आते हैं. पहला आपका आता है इन्वेंट्री, दैट इज द क्लोजिंग स्टॉक. द क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन टू यू 14,86,800 इन द बैलेंस शीट, सॉरी इन द एडजस्टमेंट. ये आपको एडजस्टमेंट में गिवन है, सो हमने विदाउट एनी थिंकिंग सेकंड थॉट हमें क्लोजिंग स्टॉक यहां पर लिख देना है 14,86,800. द सेकंड पॉइंट इज ट्रेड रिसीवेबल्स, दैट इज डेटर्स. बच्चे डेटर्स यहां पर आपको गिवन है 22,33,800. तो जो सेम है बच्चे, आपको यही आपके डेटर्स गिवन है, और इसके अलावा कोई प्रोविजन, कोई बैड डेट्स आपको गिवन नहीं है. सो नो इंफॉर्मेशन, सिंपली पुट इट हियर. थर्ड आपका आता है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जिसमें आपका बिल्स रिसीवेबल्स या एनी काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स जो आपने दिए होते हैं, प्रोवाइड किए होते हैं, एडवांसेस, वो सब वहां पर आते हैं. बट ऐसा कोई भी आइटम हमारी बैलेंस शीट में नहीं था. द फोर्थ आइटम आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. Cash and cash equivalent. So in this case, if we see the account information, we have cash balance of 7,22,400. The cash balance 7,22,400. No bank balance is given to you. बैंक का कोई balance given नहीं है. So simply put it here. And now the other current assets. जो आइटम अभी तक नहीं आए असेट साइड के, डेबिट साइड के जिसको हम बोलते हैं असेट साइड के, वो सब आपके अदर करंट एसेट्स में आते हैं. तो बेसिक 1,050 है, ठीक है. बट आप चेक भी करोगे, यू विल सी दैट एवरी आइटम इज कवर्ड नाउ. शेयर कैपिटल कवर्ड, जनरल रिजर्व कवर्ड, अनक्लेम्ड क्रेडिटर्स, बिल्डिंग परचेजेस, सेल्स एक्सपेंसेस, एस्टेब्लिशमेंट में एक आइटम था आपका इंटरेस्ट एक्रूइड 27,500. तो बच्चे आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग इनकम है, सो इट विल कम इन द अदर करंट एसेट्स 27,500. बच्चे टोटल कर देना है एंड दिस इज द बैलेंस शीट. यस, कोई डाउट? सर अगर वर्कमैन का जो कंपनसेशन था वो अगर पे करना होता या पे कर चुके होते तो उसका एडजस्टमेंट क्या करते? यस बच्चे, जो यहाँ पर लिखा है द लाइन इज नाउ, कहाँ गया, ये रहा. A claim of rupees 25,000 for the workman compensation is disputed by the company. तो बच्चे यहाँ पर क्या है कि कोई ये सिंपली होता है कि कोई मिस हैपनिंग हो गई है या कोई वर्कमैन ने अपना कंपेंसेशन क्लेम किया है 25,000 का, जब तक वो एक्चुअल लायबिलिटी नहीं होती, ठीक है, जब तक वो, देखो यहाँ पर कोई वर्कमैन कंपेंसेशन फंड तो हमारे पास है नहीं. अगर हमारे पास कोई WCF का फंड होता तो वो WCF आपकी लायबिलिटी में रिप्रेजेंट हो रहा होता.
ठीक है। बट अगर ये एक्चुअल लायबिलिटी बन जाता है, ये डिस्प्यूटेड नहीं होता और ये क्लेम्ड होता कि हाँ भी सेटल करना ही करना है आपको, तो हमें दो चीज देखनी होंगी। फर्स्ट, डू वी हैव एनी वर्कमैन कंपनसेशन फंड? अगर है तो उस वर्कमैन कंपनसेशन फंड से हमें 25,000 माइनस कर देना है, एंड कैश से भी आपका 25,000 माइनस हो जाएगा। द बोथ विल बी रिड्यूस्ड। ओके। अगर आपका वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्रिएट नहीं है, अगर ऐसा कोई फंड ही आपके पास नहीं है, एंड स्टिल यू हैव टू पे 25,000, तो बच्चे अगेन, बिकॉज वी डोंट हैव WCF, तो ये आपका सरप्लस से माइनस होना चाहिए, और क्रेडिट में असेट साइड में आपका कैश से माइनस होगा। ठीक है। और ये आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। इफ इट बिकम द लायबिलिटी, इट विल गो टू द P&L अकाउंट। ओके सर। ओके। बच्चे किसी का माइक ऑन है, एक बार आप बंद कर देंगे? हाँ पापा के साथ। बच्चे किसी का माइक बंद है, ऑन है, बंद कर दो एक बार। बच्चे ये आपका न्यूमेरिकल है। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ RS लिमिटेड एज ऑन 31st March 17। स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, रिटर्न, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। बच्चे ये आपका अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। 12% बैंक लोन। सो बच्चे नाउ द बैंक लोन विल गो टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग। 12% इंटरेस्ट है बच्चे। अगर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं हुई है, दैट इज अ हिडन एडजस्टमेंट, सो यू हैव टू प्रोवाइड फॉर द इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट भी पे करना है, सॉरी रिप्रेजेंट करना है। अगर पेड है तो ठीक है, अगर नॉट पेड है, ये आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट में जाएगा, अदर करंट लायबिलिटी में। ऑफिस सैलरीज एंड एक्सपेंसेस, डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन, अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नाउ। सो सेम प्रोसीजर इन द बैलेंस शीट, व्हेन यू राइट एसेट्स, तो वहां पर आपको प्रोविजन प्लस में न्यू डेप्रिसिएशन दोनों को माइनस करके लिखना है। डेटर्स, क्रेडिटर्स, एडवांस टैक्स। बच्चा एडवांस टैक्स आपका असेट साइड में रिप्रेजेंट होता है। ओके। ऑडिटर फीस, ये आपका अदर एक्सपेंसेस है। इंटरिम डिविडेंड पेड, द सेम ट्रीटमेंट बच्चे। प्रॉफिट एंड लॉस, ओल्ड बैलेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। बच्चे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर, यू कैन से, विल बी रिप्रेजेंटेड इन दी अंडर दी हेड अदर करंट एसेट्स। ये आपका अदर करंट एसेट्स में आएगा। अगर राइट ऑफ हो गया है, जितना आपका राइट ऑफ होगा, द रिटर्न ऑफ अमाउंट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन अंडर दी हेड अदर करंट, सॉरी, अदर एक्सपेंसेस। और जो राइट ऑफ नहीं हुआ है बच्चे, वो आपका बैलेंस शीट में आपका एसेट साइड में रिप्रेजेंट होगा। कैश, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड शेयर कैपिटल। तो अभी तक कोई भी आइटम ऐसा नहीं था जो फैमिलियर ना हो हम लोगों के लिए। नाउ स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, depreciate building 5% on cost, plant and machinery 10% on cost. That is straight line method. That means make provision for tax 40%, no issue. Provision for bad debt is to be created at 10,000 on debtors. बच्चे जो प्रोविजन आपको कितना गिवन है ऊपर, प्रोविजन गिवन है बच्चे, प्रोविजन आपको गिवन है 40,000। ओके, आपको सिर्फ 10,000 ही क्रिएट करना है, रखना है, तो बाकी को हम कर देंगे राइट ऑफ। अ मशीन परचेज्ड फॉर 50,000 वाज रोंगली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। बच्चे एक मशीन परचेज की थी हमने 50,000 की, और गलती से हमने उसको परचेज में लिख दिया, तो बच्चे इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द परचेजेस एंड एडेड टू द मशीन अकाउंट। तो ये आपका परचेज से माइनस होगा बच्चे, और आपका मशीन अकाउंट में प्लस हो जाएगा। द बैंक लोन वाज रेज्ड ऑन 1st October 16। सो बच्चे इंटरेस्ट विल बी चार्ज ओनली फॉर 6 मंथ। जो इंटरेस्ट है आपका बच्चे, वो सिर्फ 6 महीने के लिए ही चार्ज होगा। राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बाय 1/3।
1/3, दैट मीन्स बचे 12,000 था, 4,000 you have to write off, it will go to the statement of P&L, and remaining 8,000 will be represented in the balance sheet. The company declared a dividend at the rate of 15% on paid up capital on 1st January 17. Now see the date. The company declared a dividend at the rate of 15% on paid up capital on 1st January 2017, which was proposed in 15/16, excluding interim dividend. The transfer to general reserve is 7.5%. तो बच्चे ये जो आपका डिविडेंड था ये 1st जनवरी को डिक्लेयर हुआ है, एंड इट इज अ कंडीशन दैट आफ्टर डिक्लेरेशन इट हैज टू बी पेड विद इन 1 मंथ. तो 1 जनवरी को डिक्लेयर हुआ है बच्चे, तो 1st ऑफ February तक पे हो गया होगा, तो इट इज डिक्लेयर्ड एंड पेड. डिक्लेयर भी हो गया होगा और पेड भी हो गया होगा. द CDT is 20.36%. प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट ऑफ द कंपनी. तो बच्चे यहां पर ऐसा कोई भी आइटम नहीं था जो हमें लगे कि भाई हमें पता नहीं है या टफ है. ओके, नाउ so first of all we again will start from the statement of P&L. कहाँ गया ये रहा, the profit and loss statement. So first of all revenue from operation, other income, दोनों चीजें हमें देखनी है. तो बच्चे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम देखते हैं सेल्स एंड माइनस में सेल्स रिटर्न. तो नथिंग एल्स विल कम हियर. ओके, तो मैं न्यूमेरिकल पे नहीं जा रहा बच्चे, जब इकट्ठा जाऊंगा तभी आपको दिखा दूंगा वहां पर. तो ओनली वन पॉइंट इज देयर, सेल्स माइनस में सेल्स रिटर्न. द सेल्स इज गिवन टू यू 58,40,000 and return is 24,000, so it will come 58,16,000. Now the other income, if we go to other income, तो बच्चे वैसे तो अदर इनकम में यहां पर कोई भी आइटम गिवन नहीं है. ओके बच्चे, अगर हम अदर इनकम की बात यहां करते हैं तो इफ यू सी क्रेडिट साइड में, ओके ये आपका सेल्स रिटर्न, बैंक लोन हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, क्रेडिटर्स, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोविजन एंड शेयर कैपिटल. बच्चे अदर इनकम का कोई भी आइटम यहाँ पर नहीं है. ये जो 9,000 आपका आया है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमने कहा था कि अगर वो नेगेटिव में आता है, दैट मींस जब हम राइट ऑफ करते हैं और देखते हैं ओल्ड प्रोविजन एंड न्यू प्रोविजन को कंपेयर करते हैं, तो अगर वो नेगेटिव में आता है दैट मींस इट इज बिकम एन इनकम, वो विड्रॉ किया है हमने. तो यू कैन राइट इट एज अदर इनकम, या फिर आप अदर एक्सपेंसेस में एज एन माइनस टर्म, नेगेटिव टर्म भी दिखा सकते हो. ये पॉइंट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. द चॉइस इज योर्स. चाहे तो इसको यहां पर माइनस में दिखा दो या फिर यहां पर अदर इनकम में प्लस कर सकते हो. ओके ये भी मैं आपको वर्किंग नोट में दिखाऊंगा कि 9,000 कैसे आया है. ओके बच्चे 1 मिनट होल्ड करना बस, जस्ट 1 से. ओके तो बच्चे ये आपका अदर इनकम में ये आपका आ गया. नाउ 9,000 हम लोग डिस्कस करेंगे अभी बच्चे, और उससे पहले देखते हैं एक्सपेंसेस वाला पार्ट. सो एक्सपेंसेस अगेन द सेम 6 कैटेगरीज जो आपको गिवन है यहाँ पर, एंड दीज कैटेगरीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल परचेजेस.
So in case of purchase, बचे the purchases less purchase return, and the third point, एक एडजस्टमेंट आपको गिवन थी, द मशीन परचेज्ड ₹50,000, a machine purchased for ₹50,000 was wrongly credited to डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। तो बच्चे यहाँ परचेज से माइनस करना है और मशीन अकाउंट में आपका प्लस कर देना है। अच्छा मैंने माइक ऑन कर दिया ना, ओके ओके। तो परचेज से आपको माइनस कर देना है, ओके। तो सिंपली यू कैन सी दिस परचेज 41 लाख माइनस में 30,000 दैट इज परचेज रिटर्न, और माइनस में 50,000 दैट इज मशीन। सो इट विल कम 40,20,000। तो ये आपका परचेज में आ जाएगा। और ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है यहाँ पर। बच्चे सेकंड आपका होता है चेंज ऑफ स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन इन्वेंट्री। तो बच्चे चेंज इन इन्वेंट्री में क्या होता है बच्चे कि ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस में क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग इन्वेंट्री आपको यहाँ पर गिवन है 1,20,000 एंड क्लोजिंग गिवन है 2 लाख। सो 1,20,000 माइनस में 2 लाख, इट विल कम माइनस 80,000, माइनस 80,000। तो बच्चे सिंपली आपको ये आपका माइनस 80,000 आएगा। थर्ड बच्चे एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर जितनी भी आपकी सैलरीज वेजेस वगैरह है वो सारी आपकी यहाँ पर आएगी। तो सिंपली ये आपका 4,49,000, सिर्फ सैलरी आपको गिवन है ओनली 1 पॉइंट। सो सैलरी इज गिवन टू यू 4,49,000, तो इट विल कम एज इट इज। तो ये आपका एज इट इज आ गया। थर्ड द फाइनेंस कॉस्ट, फोर्थ द फाइनेंस कॉस्ट। अब बच्चे यहाँ पर आपको एक लोन गिवन है जो हमने अभी डिस्कस किया था। लोन वाज गिवन 12% बैंक लोन, बट लोन वाज टेकन ऑन 1 अक्टूबर। तो सिर्फ 6 महीने का ब्याज यहाँ पर लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, एंड दैट 6 मंथ इंटरेस्ट यू कैन सी। तो 12% ऑफ 2,24,000 फॉर 6 मंथ 12,000। सो फाइनेंस चार्जेस आपके ये आपका आ गया 12,000। नाउ द डेप्रिसिएशन। बच्चे जब डेप्रिसिएशन की हम बात करते हैं तो आपको बिल्डिंग और मशीनरी का डेप्रिसिएशन गिवन था 10% वगैरह जो भी था, 5% 10%। तो सिंपली यू हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन एंड दैट डेप्रिसिएशन इज विल कम 1,80,000। एंड नाउ द अदर एक्सपेंसेस। बच्चे जो अभी तक नहीं आया, ओके, वो आपका अदर एक्सपेंसेस में काउंट होगा। सो अगर हम देखते हैं हर एक आइटम को, सो अदर एक्सपेंसेस बच्चे ना उसे क्या क्या नहीं अभी तक आया है। एक आपका है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 2,32,000, ये अभी तक नहीं आया था, तो ये आपका अदर एक्सपेंसेस में काउंट होगा। देन डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन 3,50,000। देन प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ओनली 4,000, जो हमने 1/3 राइट ऑफ किया है। जो 1/3 हमने राइट ऑफ किया है बच्चे, सिर्फ वही यहां पर आएगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके अलावा आपको गिवन है बच्चे ऑडिटर्स फीस 60,000, ये आपको 60,000 ऑडिटर्स फीस भी आपको गिवन थी, ओके। तो बच्चे चारों को सम कर दिया, ये आपका आ गया 6,44,000। सो इट विल कम इन द अदर एक्सपेंसेस, ये आपका अदर एक्सपेंसेस में आएगा, ओके। बच्चे यहाँ पर बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स रह गया है अभी, वो बताऊंगा मैं आपको। मैंने अभी 4 ही ट्रीट किया है, ठीक है। नाउ फिफ्थ के लिए, फॉर द फिफ्थ आइटम, ये तो 4 आइटम तो आपके हो गए। नाउ बैड डेट्स के लिए हम देख सकते हैं बच्चे, वी हैव ए प्रोविजन ऑफ 40,000 का प्रोविजन हमारे पास है। 21 का हमारे पास बैड डेट्स है,
तो हमने लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था कि अगर सफिशिएंट ना हो राइट ऑफ करना तो हमें राइट ऑफ नहीं करना, बट इफ यू हैव सफिशिएंट प्रोविजन टू राइट ऑफ देन राइट ऑफ द बैड डेट्स। तो यहां पर 40,000 का प्रोविजन हमारे पास है और बैड डेट्स हमारे पास थे 21,000 के। तो जो प्रोविजन था वो सफिशिएंट था बच्चे, इसलिए हमने उसको राइट ऑफ कर दिया। तो 40 माइनस में 21, 19 स्टिल लेफ्ट, और हमें क्रिएट करना है सिर्फ 10,000 का। तो हमारे पास प्रोविजन 19 का है, 10,000 हमें क्रिएट करना है, सो 9,000 विल बी विड्रॉन। सो 9,000 हम विड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो आप इसको वर्किंग नोट में भी देख सकते हो। कहां पर है, अदर इनकम में था वो। अच्छा, ये रहा। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आपका 40,000 था बच्चे, 21 इज द बैड डेट्स जो आपने राइट ऑफ कर दिया। नाउ स्टिल यू हैव 19,000 लेफ्ट, you have to create only 10,000, so 9,000 will be withdrawn। तो बच्चे यहां पर दो तरीके हैं आपके पास। यू कैन राइट दिस 9,000 एज ए अदर इनकम, आप इसको अदर इनकम में भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको अदर एक्सपेंसेस में ब्रैकेट में माइनस में 9,000 भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, तो नाउ बैलेंस शीट ये रहा। ओके, तो बच्चे 9,000 इन्होंने यहाँ पे अदर इनकम में शो किया है। आप यहाँ पर 6,44,000 माइनस में 9,000 भी कर सकते थे, चॉइस इज योर्स, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, आप जैसे चाहे ऐसे कर सकते हैं। तो बच्चे ये आपकी टोटल एक्सपेंसेस आपके आ गए, इनकम माइनस में एक्सपेंसेस, 6 लाख बिकम द प्रॉफिट बिफोर टैक्स, द टैक्स रेट इज 40%, सो 2,40,000 एंड 3,60,000 बिकम द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये आपका आफ्टर टैक्स का प्रॉफिट बन जाएगा। ओके, नाउ यू हैव टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट। अब आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है यहाँ पर। तो नाउ इन केस ऑफ बैलेंस शीट अगेन द सेम पॉइंट, वही शेयर कैपिटल इज गिवन टू यू, ये तो आपको गिवन ही था। ओके, यहाँ पर एक जो पॉइंट आपका जो इंपॉर्टेंट है, दो तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको डिटेल में कराऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सरप्लस नाउ। ओके, तो बच्चे सरप्लस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। तो बच्चे हमारे पास अवेलेबल था प्रॉफिट एंड जनरल रिजर्व, इसके अलावा कुछ गिवन नहीं था। ओके, हम देखते हैं यहाँ पर वी हैड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,60,000 हमारे पास ये था। ओके, इसके अलावा जनरल रिजर्व हमें गिवन नहीं है, लेकिन ट्रांसफर करना है हमें। वी हैव टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 7.5%। ओके, ये आपको ट्रांसफर करना है। एम आई ऑडिबल बच्चे? बच्चे एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. Okay. Okay. So now come to the surplus. Bache, now see surplus. This is the old balance, 3,60,000. This is the new balance, new profit, 3,60,000. Total profit we have 7,20,000. We have paid the interim dividend 50,000. बच्चे ये आपको गिवन था ट्रायल बैलेंस में। There was a final dividend 1,50,000 जो हमने पे किया है ऑन 1 जनवरी, विच आर डिक्लेयर्ड ऑन 1 जनवरी। बच्चे 1 जनवरी को डिक्लेयर हो चुका है तो हमने पे भी कर दिया होगा, तो सरप्लस से माइनस तो होगा ही करंट ईयर के। तो 1,50,000 आपका वो माइनस हो गया। 27,000 आपका जनरल रिजर्व, दैट इज 7.5% ऑफ 3,60,000, 7.5% ऑफ 3,60,000। 20,000 आपका 27,000 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एंड बचे सीडीटी 20.36% ऑफ 2 लाख। 50,000 इंटरिम, 1,50,000 प्रपोज्ड, सॉरी फाइनल। टोटल आपका 2 लाख था, सो 20.36% आपका सीडीटी यहां पर चार्ज होगा। ओके बच्चे,
नाउ बच्चे दिस इंटरिम एंड फाइनल डिविडेंड हैज बीन पेड, ये तो मैंने पे कर ही दिया है 50,000। तो सीटीटी वगैरह जो है ये आपका रिप्रेजेंट होगा प्रोविजंस में। नाउ ये आपका आ गया, ये आपका रिजर्व एंड सरप्लस में आ गया यहाँ का। लोन करंट में आपके बच्चे 2 लाख का लोन है आपका, इसके अलावा कुछ नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 2 लाख की बच्चे, इसके अलावा कुछ नहीं गिवन आपको। ट्रेड पेबल में आपका क्रेडिटर्स आपको गिवन थे। अदर करंट लाइबिलिटीज में बच्चे 12,000। अदर करंट लाइबिलिटी में बच्चे ये आपका इंटरेस्ट ऑन लोन था बच्चे, जो आपका आउटस्टैंडिंग था। ये जो 2 लाख का बच्चे 12% फॉर 6 मंथ, ये आपका 12,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन था जो आपका आउटस्टैंडिंग था, इसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं था। एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन नाउ बच्चे, शॉर्ट टर्म प्रोविजन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो बच्चे इन्होंने एक सेकंड रुको, ओके ओके। शॉर्ट टर्म प्रोविजन की अगर हम बात करते हैं बच्चे, तो यहाँ पर एक तो आपका प्रोविजन फॉर टैक्स आएगा, यू कैन सी प्रोविजन फॉर टैक्स 2,40,000। बच्चे 35,000 आपको एडवांस टैक्स आपको गिवन था, तो वहां यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर भी बच्चे दो ट्रीटमेंट है। अभी जैसे जैसे आप आगे न्यूमेरिकल करोगे तो कुछ न्यूमेरिकल में आपको मिलेगा दैट एडवांस टैक्स विल बी रिप्रेजेंटेड ऑन द असेट साइड। ये जो 35,000 है बच्चे, कुछ न्यूमेरिकल में आपको आगे जब आप आगे जाओगे करोगे तो 35,000 आपको असेट साइड में देखने को मिलेगा, अदर करंट असेट्स में, ठीक है, या शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में वहां पर। तो ये, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अगेन द चॉइस इज योर्स, बट आई विल सजेस्ट इफ यू हैव प्रोविजन फॉर टैक्स, इसको यहां से माइनस करके ही रिप्रेजेंट करना। जो प्रोविजन फॉर टैक्स लेस एडवांस टैक्स जो आप पे कर चुके हो, एंड द फाइनल विल कम इन द शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अपार्ट फॉर दैट, इसके अलावा बच्चे मैंने आपसे कहा था इंटरिम डिविडेंड तो हम पे कर चुके हैं, वो तो आएगा ही नहीं। फाइनल डिविडेंड अगेन वी हैव पेड विद इन 30 डेज, तो वो भी नहीं आएगा। एक यहां पर सीडीटी का पॉइंट है बच्चे, जो कि लास्ट न्यूमेरिकल में हम लोगों ने सीडीटी को कंसीडर किया था, हमने यहां पर सीडीटी भी लिखा था, पर इस न्यूमेरिकल में इन्होंने सीडीटी को मेंशन नहीं किया। इन्होंने क्या किया है इस न्यूमेरिकल में, दे हैव अज्यूम्ड, उन्होंने ये एजम्पशन ली है दैट सीडीटी इज आल्सो पेड। लास्ट न्यूमेरिकल में एजम्पशन थी कि सीडीटी पे नहीं हुआ है, इन दिस न्यूमेरिकल इट इज अज्यूम्ड दैट सीडीटी इज पेड। ओके, क्योंकि फाइनल डिविडेंड था, हमने फाइनल डिविडेंड के साथ ही सीडीटी भी पे कर दिया, तो इसलिए हमने सीडीटी को बैंक से माइनस किया है, यहां पर ना दिखाकर उसको हमने बैंक से माइनस कर दिया है। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सो ये आपका बैंक का बैलेंस था, फाइनल डिविडेंड हमने पे किया 1,50,000 का, ये तो आपका बैंक से माइनस होगा ही, एंड सीडीटी भी इन्होंने माइनस कर दिया है, जो कि लास्ट न्यूमेरिकल में हमने माइनस नहीं किया था। तो यहां पर दो चीजें होती हैं, इफ इट इज पेड और नॉट पेड। इफ दे आर पेड, वो आपकी बैलेंस शीट में कैश में से माइनस होकर कहीं रिप्रेजेंट नहीं होगा। इफ इट इज नॉट पेड, इट विल कम अंडर दी हेड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो ये आपकी अजम्पशन पे डिपेंड करता है या आपके न्यूमेरिकल पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको सॉल्व करते हो। तो इन्होंने यहां पर इसको माइनस कर दिया है। ओके, तो अल्टीमेटली आपकी बैलेंस शीट पे इंपैक्ट नहीं आएगा, द बैलेंस शीट विल बी मैच्ड। तो या तो आप पे करो या ना करो, आपने क्या एज्यूम किया है। नाउ ये आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन आ गया। नाउ असेट्स वही सेम बचे, टेंजिबल असेट्स माइनस में डेप्रिसिएशन। इंटेंजिबल असेट्स नहीं थी आपकी, इन्वेस्टमेंट आपकी कोई नहीं थी। इफ यू टॉक अबाउट इन्वेंट्रीज, सो क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख, डेटर्स
2 लाख बच्चे डेटर्स आपके 3 लाख के थे, 10,000 आपका प्रोविजन हो गया, सो 2,90,000 आपका डेटर्स आ गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमने अभी देखा, जो बैंक था माइनस में फाइनल डिविडेंड माइनस में सीडीटी, द बैलेंस विल कम हियर। एंड अदर करंट असेट्स, in case of other current assets बच्चे, the preliminary expenses which was not written off, that is rupees 8,000, it was 12,000, 4,000 we have written off, so now the balance will come here 8,000. now the balance कर दो, total कर दो बच्चे, and the total will come 20,56,280 of the both side, and this is the balance sheet. बच्चे कोई डाउट? इन्होंने यहाँ पे नोट भी लिखा है बच्चे, डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड मस्ट बी पेड विद इन 30 डेज, दैट इज बाय 30th of Jan 2017 इन द प्रेजेंट प्रॉब्लम। ओके, इन्होंने एक और दिया है यहाँ पर, अगर आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालना है बच्चे, जो कि मैंने आपसे कहा था कि आप परचेजेज और ओपनिंग चेंज इन स्टॉक को इकट्ठा एक साथ ना लिखकर, सॉरी अलग सेपरेटली ना निकल कंबाइन भी कर सकते हो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो उसके लिए दिया है कि उसमें आपके मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी काउंट हो जाते हैं फिर। तो ये आपका कुछ और मिलता है। तो बच्चे आज के लिए इतना ही है, कल हम कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे, एंड हो सकता है कल या परसों में ये चैप्टर खत्म हो जाए, क्योंकि कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं, बस यही फाइनल अकाउंट, यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। तो सिंपली द टर्म्स मस्ट बी फैमिलियर टू यू। अगर आपको आइटम्स जो इसके टर्म्स हैं, जो इसके आइटम्स हैं, अगर उनके रिगार्डिंग आप फैमिलियर हो, तो फाइनल अकाउंट में इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी, फिर तो आपके प्रैक्टिस के ऊपर है। तो द मेन जो फोकस आपको होना चाहिए, दैट यू हैव टू बी फैमिलियर विद ऑल दी यू कैन से टर्म्स। सोचा आज के लिए इतना ही है।